नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड करंट अफेयर से संबंधित सितंबर 2023 का करंट अपडेट्स। मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज में हमारे पास फिलहाल 30 से 40 क्वेश्चंस फिर से सितंबर 2023 उत्तराखंड विशेष है। कुछ ऐसे टॉपिक भी जिनकी डिटेल भी यहाँ पर हुई है। सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ द्वारा संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड से सम्मानित 84 लोगों में से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल हैं? ये संगीत अकेडमी अमृत अवार्ड है, बस ये ध्यान रखना। इससे पहले हमने संगीत अकेडमी से संबंधित वीडियो भी डाला है। तो 84 टोटल लोगों में से 4 लोग उत्तराखंड के हैं। अब थोड़ा सा डिटेल की इस संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार को कब दिया गया, कौन कौन उत्तराखंड के लोग हैं और वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस सीरीज में हम लोग थोड़ा सा डिटेल करने वाले हैं। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड, इसका आयोजन 16 से 20 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ द्वारा 84 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो उत्तराखंड के 4 लोग जिसमें जो शामिल हैं उनका डिटेल हो रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने ललित कला के विभिन्न किस क्षेत्र में मिलता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में, ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब ललित कला के क्षेत्र में, कुछ विशेष कला के क्षेत्र में दिया जा रहा है। तो किन किन लोगों को ये दिया गया है, इसकी खास एस्पेक्ट क्या है, तो किनको दिया जाएगा यह पुरस्कार? लगभग 75 वर्ष से अधिक आयु, इसकी क्या शर्तें हैं कि भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया है जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। ये इसकी विशेष शर्त है। अच्छा, और दूसरा कि संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार राष्ट्रीय सम्मान है जो संगीत नाटक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को भी दिया जा सकता है। इस बार समारोह में 70 पुरुष और 14 महिलाओं सहित कुल 84 कलाकारों को दिया गया है। मतलब उसमें टोटल महिलाएं कितनी थी, तो 14। और इस पुरस्कार के तहत पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता है, तो ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। तो इस पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में जो दिया जाता है। अब उत्तराखंड के वो 4 कलाकार आ रहे हैं जिन्होंने अपने अमूल्य योगदान के परिणाम स्वरूप इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। 75 साल से अधिक उम्र के लोग आए हैं इसमें, चाहे वो ललित कला हो या फिर शिक्षा हो या फिर अन्य क्षेत्रों में योगदान हो। सबसे पहले नाम वो रहे भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट, जुगल किशोर पेटशाली। वैसे ये जो अवार्ड है ये बहुत पहले ही घोषित किए गए थे, अभी इनको प्रदान किया गया है, इसलिए जिक्र इस टाइप से हुआ है। थोड़ा इनके बारे में हो जाए। जुगल किशोर पेटशाली चितई अल्मोड़ा जिले के निवासी हैं। कहाँ के हैं, तो अल्मोड़ा के। योगदान क्या है, लोक संस्कृति तथा साहित्य संरक्षण, लोक संस्कृति और साहित्य को संरक्षित करने में। कुछ इनकी पुस्तकें जैसे राजूला मालूशाही, बहुत सारे लोगों ने लिख दी अब तक राजूला मालूशाही। तो दूसरा है मध्य हिमालय की अमर प्रेम कथा, राजूला मालूशाही के बारे में। अच्छा, दूसरा जय बाला गोरिया आदि, ये इनकी पुस्तक है। तीसरा जय बाला गोरिया, राजूला मालूशाही, मध्य हिमालय की अमर प्रेम कथा और जय बाला गोरिया। ये था जुगल किशोर पेटशाली का। दूसरा बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है, नारायण सिंह बिष्ट, गढ़वाल के चमोली जिले के निवासी हैं। योगदान क्या है, लोक संगीत और उत्तराखंड की जागर परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जगदीश ढोंडियाल हैं, पौड़ी गढ़वाल के निवासी, गायन और नृत्य नाटिका कामायनी की लगभग 2500 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं अब तक उन्होंने। इस क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। और चौथा बड़ा नाम यहाँ पर है भैरव दत्त तिवारी जी, हल्द्वानी नैनीताल के निवासी हैं फिलहाल। और योगदान क्या है, लोक रंगमंच, रामलीला, लोक वाद्य वादन और कुमाऊनी लोक परंपरा में योगदान के लिए। और इसके अलावा इनका योगदान है कि दूरदर्शन के रसिक रमोला और हारुहीत नाटकों की प्रस्तुति तैयार की है इन्होंने,
ये थे भैरव दत्त तिवारी और नैनीताल हल्द्वानी के रहने वाले। ये 4 वो लोग थे जिन्हें एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला टॉपिक थोड़ा सा डिटेल था। चलिए इस कड़ी में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 2023 सितंबर उत्तराखंड विशेष। दूसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट। काफी हाईलाइट है वर्तमान में G20 समिट, कोई न कोई क्वेश्चन की खोज आयोग को भी रहेगी, सीधी सी बात है। इस वजह से हम लोग भी कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में उत्तराखंड की किन बहनों को ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी है? G20 समिट में उत्तराखंड की 2 बहनों ने लोक संस्कृति पर आधारित प्रस्तुति दी थी। उनमें नाम है ज्योति और नीरजा उप्रेती ने, ज्योति उप्रेती और नीरजा उप्रेती। चलिए, और इसके अलावा जो उस G20 समिट में गए थे उत्तराखंड की तरफ से, वो है धौलादेवी ब्लॉक की पबगाड़ ग्राम पंचायत की उन्नतशील महिला किसान लीला देवी। इनको भी सम्मानित, मतलब इनको भी वहां पर आमंत्रित किया गया था। दिल्ली में आयोजित की जीवी सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला था। तो ये 2 नाम जिन्होंने, ज्योति और नीरजा उप्रेती ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी थी, और ये वो किसान महिला, उन्नतशील किसान महिला लीला देवी, जिन्हें इस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का मौका मिला था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से G20 का क्वेश्चन है। G20 में भारत आए विदेशी मेहमानों को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के कौन से मंदिर का वर्णन हुआ है? जो विदेशी मेहमान को पुस्तक भेंट की गई थी, उसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून, इसका जिक्र हुआ है। मतलब करंट में ये मंदिर सुर्खियों में होगा, इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। उत्तराखंड की किस महिला वन सेवा अधिकारी को काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में है, उद्यान का निदेशक बनाया गया है वर्तमान में? तो ये है सोनाली घोष, मूलतः देहरादून की निवासी है। सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान IFS अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अल्मोड़ा के किसान श्री गोपाल दत्त उप्रेती को कृषि क्षेत्र में योगदान के हेतु धनिया की नई किस्म, फिर से एक प्रश्न बनेगा कहीं ना कहीं किसी भी रूप में, GS 1999 यानी GS 1999 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर यहां पर दिख रहा है। गोपाल दत्त उप्रेती जी बहुत पहले से सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने धनिया की नई किस्म GS 1999 के लिए पुरस्कृत किया गया है। वो है पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10,000 करोड़ की भारतमाला प्रोजेक्ट, ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है भारतमाला परियोजना, और देश के कोने कोने तक सड़कों के निर्माण की परियोजना है। के अंतर्गत उत्तराखंड की 5 सड़कों में कौन शामिल नहीं है, पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन। मतलब उत्तराखंड में 5 बड़ी सड़कों का विकास किया जाना है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, तो उसमें कौन शामिल नहीं है? तो एक बार क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पर थराली कर्णप्रयाग, बैजनाथ, कपकोट, बागेश्वर, मुंशियारी, ये तो है। अस्कोट, धारचूला, मालपा और लिपुलेख तक जाना है, ये भी इस प्रोजेक्ट का भाग है। माणा, मूसापानी, जोशीमठ, मल्हारी, ये भी इसका भाग है। यानी सभी है, सभी इसके भाग है। कुल मिला के भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सभी का डेवलपमेंट किया जाना है। क्वेश्चन के फॉर्म में था ये। चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में बनने वाले किस रोपवे को, फिर से क्वेश्चन उत्तराखंड का पर्यटन से, भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे कहा जा रहा है? मतलब वैसे तो उत्तराखंड में पहले से एक रोपवे है, जोशीमठ औली रोपवे, औली जोशीमठ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। किस रोपवे को भारत तथा विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे माना जा रहा है? तो एक नया रोपवे जिसका विकास किया जा रहा है वो है गोविंद घाट से हेमकुंड के मध्य, एक नया रोपवे अभी हाईलाइट जो सुर्खियों में है। इससे पहले औली जोशीमठ हम लोग पढ़ते रहते हैं। 1983 में इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और 1993 में इसका कार्य शुभारंभ कर दिया गया था, औली जोशीमठ। लेकिन अभी वर्तमान में गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब के मध्य एक नया रोपवे बनाया जा रहा है। तो ये हाईलाइट है, सुर्खियों में है, इस वजह से ध्यान रखना है आपने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर से क्वेश्चन है उत्तराखंड के, उत्तराखंड निवासी किस व्यक्ति को वायुसेना में उप प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है? तो राजेश भंडारी वायुसेना में उप प्रमुख रहेंगे। उन मूल निवास कहाँ के हैं? तो प्रतापनगर टिहरी के रहने वाले हैं। उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? शैलेश मटियानी पुरस्कार का एक वीडियो हम कंप्लीट डाल चुके हैं। शैलेश मटियानी क्यों दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, कितने लोगों को दिया जाता है,
क्या उद्देश्य है, इसके तहत कितनी पुरस्कार राशि होती है, लेकिन इस बार केवल क्वेश्चन है कि कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 17, डायरेक्ट क्वेश्चन था, 17 लोगों को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर, एकदम 2023 का आंकड़ा है, अभी सितंबर 2023 के आंकड़े के अनुसार रोजगार सृजन के मामले में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान, और पहले स्थान पर है असम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 सितंबर 2023 को हरितालिका तीज उत्सव उत्तराखंड में कहां मनाया गया है? सितंबर 2023 का क्वेश्चन है, हरितालिका तीज उत्सव, तो इसका आयोजन देहरादून में हुआ है। क्या है इसका उद्देश्य? हरितालिका तीज उत्सव, यह उत्सव गोरखाली समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है, गोरखाली समुदाय आयोजित करता है इसको। इस बार हाईलाइट हुआ था इस वजह से, अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और पति की दीर्घायु और सौभाग्य कल्याण के साथ साथ परिवार में सुख समृद्धि के लिए हिंदू नारियों द्वारा मांगलिक अनुष्ठान के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इस बार सुर्खियों में था देहरादून में हरितालिका तीज उत्सव 10 सितंबर 2023। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। फिर से क्वेश्चन करंट, 27 से 29 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता, इंटरनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, मत्स्य आखेट प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड में कहां किया गया है? तो आंसर है चंपावत में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य आखेट प्रतियोगिता है सितंबर 2000, मतलब जहां हम अभी वीडियो बना रहे हैं 27 सितंबर 2023 को होना है, किया जाएगा लिखा हुआ है। चलिए अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कल्चर, ऋषिकेश एम्स में आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। कल्चरल एंड स्पोर्ट्स पायरेक्सिया 2023 का आयोजन इस बार कहां होना है? तो ऋषिकेश के एम्स में होना है। फिर से डेट पर बेस से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, 8 से 9 दिसंबर 2023, मतलब आने वाले दिसंबर में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड में का आयोजन उत्तराखंड में किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है? देहरादून में। तो देहरादून में इस बार 2023 मतलब दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट आयोजित किया जाना है। तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अभी फिलहाल कहाँ किया जाना है, कब किया जाना है, ये लिस्ट हमारे पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोविंद वल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई है? करंट का क्वेश्चन है फिर से, और वैसा थोड़ा हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। 136वीं जयंती, उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था अल्मोड़ा के खूंट ग्राम सभा में, और तब से आपको 136वीं जयंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करने वाली कितनी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उत्तराखंड के सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट को लक्ष्य हासिल करने में सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं? तो ऐसे 12 संस्थाएं हैं और 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर इस काम में उत्तराखंड सरकार का सहयोग किया है। वो 17 टोटल नंबर ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर, 12 संस्थाएं और 5 लोग, इन्हें एसडीजी अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 सितंबर। फिर से आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंगलोर में आयोजित योनेक्स सनराइज 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक, सिल्वर उत्तराखंड की ओर से किसने हासिल किया है? तो 2 और नाम यहाँ पर, मनसा रावत है इस बार, और दूसरा नाम है 1 और 2 दोनों यानी गायत्री। तो ये आंसर यहाँ पर ऑप्शन के क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो फिर से 27वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन योनेक्स सनराइज चैंपियनशिप में उत्तराखंड की ओर से किसने रजत पदक प्राप्त किया है? तो वो 2 नाम है, मनसा रावत और गायत्री। चलिए फिर से पर्यटन मंत्रालय का क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में उत्तराखंड के किस गांव को देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो सिरमौली पिथौरागढ़ का गांव देश का श्रेष्ठ पर्यटन गांव होगा। यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड्स 2023 में यंग उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनेता बलराज पास। इस बार देहरादून में आयोजन हुआ था, इस वजह से
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडी कांठी क्लब द्वारा उत्तराखंड की कितनी विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र से सम्मानित किया गया है? तो 11 विभूतियों को। इसमें डीजीपी अशोक कुमार को डांडी कांठी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 का, तो ये भी ध्यान रखना आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चीन में होने वाले 19वें एशियाई गेम्स के लिए भारतीय फुटबॉल टीम में उत्तराखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो रोहित दानू जी का। अभी चीन में जो आयोजन हो रहा है उस टीम में बागेश्वर के रोहित दानू जी हैं और वो फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल। चलिए आगे। वैसे भी जो चीन में अभी गेम्स या एशियाई गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें उत्तराखंड के भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसके बाद हम अक्टूबर फर्स्ट वीक में इससे संबंधित एक वीडियो, कंप्लीट वीडियो लाएंगे। जो भी खिलाड़ी वहां पर गए हैं और जिन्होंने कोई अवार्ड प्राप्त किया उत्तराखंड की तरफ से, उनका अलग से वीडियो बनना है। लेकिन फिलहाल आपको फुटबॉल खिलाड़ी रोहित दानू के बारे में पता चला है, उत्तराखंड मूल के थे और बागेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, सेकंड नंबर ई कचरा प्रबंधन करने के मामले में, और पहला स्थान हरियाणा को मिला है इस बार 2023 का। चलिए और एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है नेक्स्ट, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल, खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड के कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो सेकंड। क्या है इसका उद्देश्य? तो थोड़ा इसकी डिटेल भी यहां पर दिख रही है। जून 2023 में प्रस्तुत 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड बड़े राज्यों में 11वां स्थान पर है, जबकि रिपोर्ट 2021-22 में उत्तराखंड का स्थान 7वां था। टोटल स्थान यानी वैसे तो जून 2023 में 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022 और 23 में उत्तराखंड बड़े राज्य में 11वां स्थान पर है, जबकि रिपोर्ट 2021 और 22 में उसका स्थान 7वां था। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा विभाग की फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स पहल में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। मतलब संभवतः ये हिमालयी राज्यों में इसका स्थान होगा, दूसरा स्थान। और 2022 और 23 में उत्तराखंड बड़े राज्यों में पूछा है। यहाँ पर छोटे राज्यों की बात की जाए या हिमालयी राज्यों की बात की जाए तो उसके हिसाब से दूसरा है, लेकिन बड़े राज्यों में टोटल 11वां स्थान है, जबकि पिछली बार ये 7वां था। चलिए फिर से हांगझोउ से क्वेश्चन आया है यहाँ पर, चीन के हांगझोउ में 16 से 30 अक्टूबर 2023, ये अभी चल रहे हैं, सॉरी होने हैं, तक होने वाले पैरा एशियाई ओलंपिक, पहले एशियाई खेल होंगे फिर उसके बाद पैरा होंगे। एशियाई खेल में खेलने वाली उत्तराखंड की निर्मला मेहता का संबंध किस खेल से है? तो 1 और 2 दोनों। निर्मला मेहता जो कि पिथौरागढ़ की है मूलतः, और वह लॉन्ग वॉल और बैडमिंटन ये दोनों खेलती हैं। इस बार लॉन्ग वॉल के लिए इन्हें मौका मिला हुआ है हांगझोउ में, जो कि 16 से 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहे हैं। चलिए एक अच्छा सा प्रश्न मिला, इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है। पिथौरागढ़ की मूलतः और हल्द्वानी नैनीताल में ओपन यूनिवर्सिटी में बतौर लिपिक कार्यरत हैं अभी वर्तमान में। और मतलब पैरा खिलाड़ी होने के नाते अब तक जापान में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा चुकी हैं। इसके अलावा तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से डेट से संबंधित क्वेश्चन आया यहाँ पर कि 17 से 21 नवंबर 2023 में उत्तराखंड के किस शहर में जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन महोत्सव का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? काफी हाईलाइट है मामला और सुर्खियों में है, होना है नवंबर में, ये देहरादून में होने जा रहा है। जीआई टैग के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो रखा हुआ था, जिसमें 18 उत्पादों को रखा जाना है इस बार देहरादून में, और संभवतः उनको मान्यता मिल ही जाएगी। तो इसका थोड़ा डिटेल है यहाँ पर जीआई टैग के बारे में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग एक विशिष्ट प्रकार का संकेतांक है। इसका प्रयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र में पैदा होने वाले या बनाए जाने वाला उत्पाद को पहचान देने के लिए किया जाता है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष की पहचान है वो उत्पाद, इसलिए उसे जीआई टैग मिलता है। तो उत्तराखंड के 8 उत्पादों को अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, ये भी एक लाइन लिखी हुई है। और
इस बार जो देहरादून में समिट होना है उसमें 18 उत्पाद रखे जाने हैं। अच्छा, कौन है ऐसे उत्पाद, तो यहाँ पर जिक्र हुआ है 8 उत्पाद। उत्तराखंड में सबसे पहले तेज पत्ता को जीआई टैग मिला है, ये अच्छा सा प्रश्न है। और इसके अलावा कुमाऊं चूरा ऑयल, मुंशियारी का राजमा, उत्तराखंड का भोटिया दन मतलब पिथौरागढ़ का भोटिया दन, उत्तराखंड ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद यहाँ के और थुलमा, ये सब शामिल हैं इन 8 उत्पादों में। चलिए, अच्छा प्रश्न था, डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर में आयोजित 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023 में नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, जिन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और आधुनिक तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA अपनी सरकार पोर्टल उत्तराखंड की तरफ से को सिल्वर मेडल दिया गया इस बार। चलिए, अच्छा सा प्रश्न था फिर से, जीआई टैग के अलावा एक और अच्छा क्वेश्चन मिला हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी ने स्वच्छता के महाअभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कितने ग्राम पंचायत को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया है इस बार, तो 15 ऐसी ग्राम पंचायत है। कुलाधिपति राज्यपाल या राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किन्हें सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में स्थायी कुलाधिपति नियुक्त किया है? ये हैं प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी, जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के, नैनीताल के रहने वाले हैं मूलतः, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है फिर से, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कर्मचारी राज्य बीमा आयोग योजना के तहत उत्तराखंड के कितने जनपदों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है? वर्चुअल माध्यम से कितने औषधालयों का उद्घाटन किया गया? तो इस बार 7 जो नाम आए हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, वो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, ये 7 जिले हैं। वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर उद्घाटन किया गया है कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन। तो इतने 7 जिलों में औषधालय बनने हैं। चलिए, फिर से क्वेश्चन डेट से संबंधित यहाँ पर दिख रहा है, 22 से 24 सितंबर 2023, मतलब जा चुका है, गुजर चुका है। 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून। इसकी बात कर रहा था मैं, इसमें 8वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन इस बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित किया गया है। हाल ही में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय में पैथोलॉजिकल कलेक्शन सेंटर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये राधा रतूड़ी जी, जो कि अपर मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड में, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, पैथोलॉजी कलेक्शन चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स अभियान किस जानवर के आतंक से निजात पाने के लिए चलाया जाना है अभी? तो ये है सुअर। क्यों चलाया जा रहा है? विलुप्त होती हुई लोमड़ियों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, ताकि जंगली सुअरों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि फसलों को नष्ट करते हैं जंगली सुअर, इस वजह से। और हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली लाल लोमड़ी या रेड फॉक्स जंगली सुअरों की संख्या में नियंत्रण के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, इस वजह से उसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। तो ये था एक अच्छा सा प्रश्न फिर से कि रेड फॉक्स अभियान तो का उद्देश्य क्या है? तो सुअर, यानी सुअरों की संख्या को, जंगली सुअरों के आतंक को कम से कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एकदम लेटेस्ट, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल जी महाराज ने 23 सितंबर 2023 को किस महोत्सव को राष्ट्रीय मेला घोषित किया है? तो नंदा देवी, नैनीताल में जो आयोजित किया जाता है, मतलब उत्तराखंड में जो आयोजित किया जाता है नंदा देवी मेला, इसे अब राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सामाजिक आर्थिक सूचकांक में पिछड़े विकास खंडों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड के किस विकासखंड को आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया है? तो ये है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का विकासखंड कपकोट बागेश्वर, आकांक्षी विकासखंड घोषित किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किस जिले में स्थित उत्तराखंड के घोड़ा लाइब्रेरी का सराहनीय उल्लेख किया है? इस बार मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोटाबाग नैनीताल की घोड़ा लाइब्रेरी का जिक्र किया है, जिन्होंने सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में
घोड़े में पुस्तकें ले जाकर लोगों तक पुस्तकें मुफ्त में पहुंचाने का काम किया है। बहुत सराहनीय योगदान है उत्तराखंड के क्षेत्र में। एक नए कंसेप्ट का उन्होंने नया कंसेप्ट दिया है, तो इस वजह से उन्हें सराहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में इनमें से उत्तराखंड के किन वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का योगदान रहा है? मतलब चूंकि बहुत हाईलाइट है मामला, इस वजह से वैसे चंद्रयान 3 करके हमने एक वीडियो बना रखा है, उसमें उत्तराखंड के जितने भी इंजीनियर्स या वैज्ञानिक हैं उन जिनका भी योगदान है उन सब का उल्लेख कर रखा है। लेकिन फिलहाल एक और क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दिख रहा है। तो चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में कौन कौन से लोग हैं? तो डॉक्टर कुलदीप सिंह पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, डॉक्टर राजेंद्र सिंह सिजवाली अल्मोड़ा के हैं, विनोद जोशी अल्मोड़ा से, तन्मया तिवारी अल्मोड़ा और वर्तमान में काशीपुर में रहती हैं, प्राची बिष्ट गोलापार हल्द्वानी की रहने वाली हैं, और दीपक अग्रवाल और पायल अग्रवाल ये पौड़ी गढ़वाल के हैं, और जितेश धारियाल हल्दूचौड़ हल्द्वानी के, नमन और एकता चौहान हरिद्वार के, और महेंद्र पाल सिंह सीनियर साइंटिस्ट हैं रुद्रपुर। तो ये वो बड़े नाम जो फिलहाल हाईलाइट हैं। इनका डिटेल भी मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या इनका योगदान है। फिर भी अगर इनके बारे में आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल है, 2 मिनट और लगने वाले हैं। जैसे डॉक्टर कुलदीप सिंह पौड़ी के थे, बुरगांव देवराज खाल के, वर्तमान में मेरठ में रहते हैं, और रुड़की IIT से इंजीनियरिंग और PhD की डिग्री इनके पास है। इस बार इसरो में चयन प्रोजेक्ट ऑफिसर के रूप में 2005 में हुआ था, और लैंडर की स्पीड से संबंधित योगदान रहा है। अच्छा, दूसरा नाम था राजेंद्र सिजवाली, पुनौली अल्मोड़ा के रहने वाले थे, और इसरो अहमदाबाद में वैज्ञानिक के पद पर अभी भी कार्यरत है, और इनका योगदान। जो बड़े नामों में और नाम थे वह इसरो में चयन 2005 और विक्रम लैंडर में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में अभी कार्यरत हैं, और पावर सिस्टम को विकसित करने में योगदान रहा है सेंसर के लिए इस बार चंद्रयान 3 में। विनोद जोशी निंता अल्मोड़ा के, वर्तमान पंतनगर में रहते हैं, और जो उनका योगदान था उपलब्धियां, मेन उपलब्धि थी 1991 अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में इसरो में शामिल हुए थे, और योगदान अभी चंद्रयान की सफल लैंडिंग के सूत्रधार रहे। चलिए, तन्मया तिवारी जी के बारे में। अल्मोड़ा मूलतः है, काशीपुर में वर्तमान में रहती हैं, और इसरो में चयन 2017 में हुआ है। श्रीहरिकोटा में 2007 से 2030 तक इंजीनियरिंग साइंटिस्ट इंजीनियर रही हैं, ग्रेड 2। और योगदान क्या है? चंद्रयान 3 के अलावा अनेक अंतरिक्ष अभियानों में सक्रिय रही हैं। प्राची बिष्ट गोलापार हल्द्वानी नैनीताल की, और IIST तिरुवनंतपुरम से उपलब्ध इसरो में चयन हुआ था। 2019 में डिग्री ली थी अपनी IIST तिरुवनंतपुरम से। 2019 में डेटा कलेक्शन के साथ उनके कमांड में महत्वपूर्ण योगदान। चंद्रयान में क्या योगदान दिया? कंट्रोल यूनिट में तैनात थी चंद्रयान 3 की। चलिए, दीपक अग्रवाल और पायल अग्रवाल जी दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और यूनिवर्सिटी मेडल लिया था इन्होंने, और एमटेक कानपुर IIT से प्राप्त करने के बाद 2006 में इसरो में चयन हुआ था, और 2009 और 15 में एरोस्पेस में PhD की थी। वर्तमान में जो इसरो में बहुत बड़ी भूमिका के रूप में योगदान दे रहे हैं तो थर्मल इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रमुख हैं। इनमें से कौन नहीं है अगर प्रश्न बनाए तो ये सब। और उसके अलावा जो उन्होंने किया है कि भारी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज के उप परियोजना अधिकार निदेशक रह चुके हैं। थर्मल CUS भारत के पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन के परियोजना निदेशक, और थर्मल सेमी क्रायोजेनिक इंजन और स्टेज के परियोजना निदेशक रह चुके हैं। और उनकी पत्नी पायल अग्रवाल मूलतः पिथौरागढ़ जिले की निवासी है, और लेकिन दुगड्डा पौड़ी में उनका नैनीहाल है। इस वजह से 2004 में दीपक अग्रवाल से विवाह के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं इसरो में वर्तमान। ये इनका योगदान था। और जितेश धारियाल मूलतः मोतीराम हल्दूचौड़ लाल कुआं हल्द्वानी के हैं, और इसरो में 2022 में गए थे, और मैकेनिकल वैज्ञानिक के पद पर चंद्रयान 3 में अहम भूमिका रही। नमन और एकता चौहान के बारे में, ये हरिद्वार के हैं मूलतः, और जयपुर से एमटेक करने के बाद 2006 में नमन का इसरो में चयन हुआ था। और लगे विभिन्न सर्किट की चंद्रयान में क्या योगदान रहा? तो चंद्रयान में लगे विभिन्न सर्किट की टेस्टिंग हेतु सहयोग और विश्लेषण। महेंद्र पाल सिंह सीनियर साइंटिस्ट हैं, करतारपुर काशीपुर के रहने वाले, 1986 में इसरो में चयन हुआ था। इसके अलावा चंद्रयान 3 के अलावा बहुत सारे काम योगदान हैं इनके। मंगलयान, MOM मार्स ऑर्बिट मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 में इसके सदस्य रहे हैं। और प्रतिष्ठित मार्स ऑर्बिट मिशन INSAT 3D
एमीसेट के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे हैं और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख रहे हैं, वर्तमान में URSP की। इनसेट 3D अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण अभियान के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA फ्रेंच गुयाना में प्रतिनियुक्त किया गया है। तो ये महान कर्णधार जिन्होंने इस चंद्रयान में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ये था हमारा सितंबर 2023 का करंट अपडेट्स उत्तराखंड का। विदिन 2 और 3 डेज हम भारत के करंट अफेयर्स पर भी आएंगे और संपूर्ण मंथ का एक करंट अफेयर भारत की, और इसके अलावा और जो हमने यहाँ पर अभी इस वीक में जो करंट अफेयर देना है वो है उत्तराखंड का पिछले 5 या 6 महीनों में जो भी रैंकिंग है, इंडेक्स है, वो फिर से एक इंडेक्स के रूप में, इंडेक्स के फॉर्म में एक वीडियो आपको मिलने वाला है। और एक और वीडियो मिलना है तुरंत ही, RO का टेस्ट पेपर सीरीज नंबर 2nd या 3rd जो भी होगा वो सब। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई। जय हिंद, जय उत्तराखंड।